हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नर्स फ्रेंडली क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे टर्म बेबी किसको बोलते हैं, प्री टर्म बेबी किसको बोलते हैं एंड पोस्ट टर्म बेबी किसको बोलते हैं। आज हम लोग नॉर्मल न्यूबॉर्न या फिर टर्म बेबी में क्या क्या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहता है आफ्टर बर्थ, और जो चीज़ हम लोग इनिशियली चेक करते हैं वो चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल न्यूबॉर्न किसको बोलते हैं? A normal newborn refers to a neonate who is born at term between 37 to 42 week of gestation period with no immediate health complication or congenital abnormalities. When baby born in term period and having no health complication or having no any kind of immediate health complication and also absent of congenital abnormalities, in that case we call that newborn as normal newborn। समझ में आया? अगर बच्चा टर्म पीरियड में पैदा हो रहा है एंड उसमें कोई इमीडिएट हेल्थ कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं है और क्या कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज कुछ प्रेजेंट नहीं है या फिर एब्सेंट ऑफ कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, उस केस में हम लोग उसको नॉर्मल न्यूबॉर्न कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नॉर्मल न्यूबॉर्न का वाइटल साइन क्या क्या है, उसका वाइटल साइन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन रेट के बारे में। ठीक, रेस्पिरेशन रेट जो है नॉर्मल न्यूबॉर्न या फिर एक टर्म बेबी में कितना रेस्पिरेशन रेट होता है वो देखते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है 40 to 60 बीट्स पर मिनट। अगर बच्चा में 40 to 60 बीट्स पर मिनट बच्चा का रेस्पिरेशन रेट है तो उसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे। और बच्चा के केस में इन केस ऑफ न्यूबॉर्न काउंट फुल 1 मिनट ऑफ रेस्पिरेशन रेट। बच्चा के केस में हम लोग क्या पूरा 1 मिनट तक रेस्पिरेशन रेट मेजर करना है, मतलब गिनते रहना है। ऐसा नहीं कि पहला हम लोग 30 सेकेंड गिन लिए कि 30 सेकेंड में इतना हो रहा है तो नेक्स्ट 30 सेकेंड में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा नहीं। बच्चा के केस में या फिर न्यूबॉर्न के केस में हम लोग को पूरा 1 मिनट तक रेस्पिरेशन रेट गिनते रहना है। ठीक है, अब देखिए अगर बच्चा उसमें कुछ कुछ कंडीशन है रेस्पिरेशन रेट में। ब्रैडी अपनिया अगर 30 से नीचे रेस्पिरेशन जा रहा है, 30 से नीचे रेस्पिरेशन जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रैडीपनिया। ट्रैकिपनिया किसको बोलेंगे? अगर 60 से अबव रेस्पिरेशन रेट जा रहा है तो उसको हम लोग ट्रैकिपनिया बोलेंगे। ठीक, एपनिया किसको बोलते हैं? सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं मतलब रेस्पिरेशन नहीं चल रहा है या फिर एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर बच्चा जब सांस नहीं ले रहा है बहुत टाइम तक। अब देखेंगे कि कितना टाइम तक अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो उसको हम लोग एपनिया बोलते हैं, सॉरी एपनिया ऑफ इन्फेंसी बोलते हैं। एपनिया ऑफ इन्फेंसी किसको बोलते हैं? व्हेन एपनिया लास्ट मोर देन 20 सेकेंड। अगर 20 सेकेंड से ज़्यादा एपनिया अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपनिया ऑफ इन्फेंसी। ठीक है, समझ में आया? अब देखेंगे नॉर्मल न्यूबॉर्न का हार्ट रेट कितना होता है। हार्ट रेट हम लोग नॉर्मल न्यूबॉर्न में एपिकल पल्स के द्वारा चेक करते हैं। एपिकल पल्स से हम लोग को हार्ट रेट जो है हार्ट रेट बहुत एक्यूरेट मिलता है। ठीक, एपिकल पल्स से हम लोग हार्ट रेट चेक करते हैं नॉर्मल न्यूबॉर्न में, या फिर हम लोग देख सकते हैं स्टेथोस्कोप से हम लोग हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट चेस्ट में स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। अब नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है बच्चा में वो होता है 120 to 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और एवरेज जो होता है हार्ट रेट का वो 140 बीट्स पर मिनट होता है। हार्ट रेट का नॉर्मल रेंज क्या बोले हम? 120 to 160 बीट्स पर मिनट है, एवरेज है 140 बीट्स पर मिनट। ओके, अब देखो हार्ट रेट का कुछ कुछ क्राइटेरिया हम बता रहे हैं। कभी कभी हार्ट रेट थोड़ा अप होता है, कभी कभी डाउन रहता है, उसके बारे में बता रहे हैं। जब बच्चा सोता है ड्यूरिंग स्लीपिंग पीरियड में बच्चा का हार्ट रेट जो है वो 100 तक रहता है मेंटेन, मतलब एवरेज जो होता है 100 होता है या फिर 100 तक मतलब हार्ट रेट चल जाता है, मतलब डाउनफॉल होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चा उस टाइम रेस्ट एंड स्लीप पीरियड में रहता है, इसलिए हार्ट रेट थोड़ा डिक्रीज रहता है बोल सकते हैं। ड्यूरिंग क्राई बच्चा जब रोता है उस टाइम में हार्ट रेट जो है 180 बीट्स पर मिनट तक एक्सीड हो जाता है। अगर हार्ट रेट 180 मतलब बच्चा जब रोता है उस टाइम में बच्चा का हार्ट रेट 180 पर मिनट तक एक्सीड हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, 180 बीट्स पर मिनट तक रोने टाइम बच्चे का हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक,
अब देखेंगे इसमें ब्रैडिकार्डिया कब बोलते हैं। ब्रैडिकार्डिया मतलब हम लोग तो जानते हैं, ब्रैडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट जो है वो कम हो जाना। लेकिन बच्चा जैसे कि नॉर्मल इंसान में हम लोग ब्रैडिकार्डिया कब बोलते हैं, 60 से जब कम हो जाता है। लेकिन हम लोग का नॉर्मल इंसान का या फिर नॉर्मल ह्यूमन का मतलब एडल्ट ह्यूमन का हार्ट रेट जो है नॉर्मल रहता है 60 से या फिर 60 से 100 तक हम लोग नॉर्मल पकड़ते हैं, ठीक। तो बच्चा का तो 60 से 100 नहीं, बच्चा का नॉर्मल तो हम लोग यहाँ पे देखें कितना है कि 120 से 160 रहता है, ठीक। तो इस केस में बच्चा का केस में ब्रैडिकार्डिया कब हम लोग बोलेंगे, जब बच्चा के केस में हार्ट बीट जो है 100 से नीचे चल जाएगा, 100 बीट्स पर मिनट से नीचे चल जाएगा, तब उस केस में हम लोग ब्रैडिकार्डिया बोलेंगे, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन अगर मतलब बच्चा में बहुत ज़्यादा टाइम से ब्रैडिकार्डिया प्रेजेंट है तो उसमें उस केस में ब्रैडिकार्डिया इंडिकेट करता है बच्चा में हाइपोथर्मिया को। टैकीकार्डिया कब बोलेंगे, अगर बच्चा का नॉर्मल 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 एडल्ट में जैसे कि हम लोग टैकीकार्डिया कब बोलते हैं, हार्ट बीट जब 100 से ऊपर चल जाता है, वैसे बच्चा में अगर हार्ट बीट 180 बीट्स पर मिनट से ऊपर चल जा रहा है तो उसको हम लोग टैकीकार्डिया बोलेंगे। टैकीकार्डिया जो है वो इनिशियली इंडिकेट करता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ को। अगर बहुत टाइम से बच्चा में टैकीकार्डिया प्रेजेंट है, ठीक है, बच्चा अगर नॉर्मल कंडीशन में है, रो नहीं रहा है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, तो उस केस में भी अगर बच्चा का टैकीकार्डिया प्रेजेंट है तो इनिशियली वो इंडिकेट करता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ को, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते टेम्परेचर, बच्चा में जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में वो है 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। बच्चा का नॉर्मल टेम्परेचर क्या, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखने जाएंगे तो वो 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और बच्चा में हम लोग यूजुअली या फिर मेनली बोल सकते हैं टेम्परेचर कहाँ चेक करते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक। अब देखो, जब बच्चा पैदा होता है तब रूम टेम्परेचर जो होगा या फिर लेबर रूम का या फिर ओटी में अगर पैदा हो रहा है, लेबर रूम का रूम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए 22 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और सिर्फ लेबर रूम का नहीं, एनआईसीयू का भी टेम्परेचर 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन रहना चाहिए। अब हाइपोथर्मिया भी एक चीज़ है जो बच्चा में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, या फिर हाइपोथर्मिया को हम लोग जानते हैं, हाइपोथर्मिया को बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न, ठीक। हाइपोथर्मिया के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हाइपोथर्मिया, अगर माइल्ड हाइपोथर्मिया कब बोलता है, अगर बच्चा का बॉडी टेम्परेचर 36 टू 36.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो बच्चा में माइल्ड हाइपोथर्मिया प्रेजेंट है। अगर बच्चा में 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर बच्चा का टेम्परेचर फॉल कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट हाइपोथर्मिया। सीवियर हाइपोथर्मिया कब बोलते हैं, अगर बच्चा का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे फॉल कर रहा है तो उसको हम लोग सीवियर हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, अगर बच्चा का बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है तो उसको हम लोग हाइपरथर्मिया बोलते हैं। अब देखते हैं बच्चा का बॉडी में नॉर्मल बीपी कितना रहता है। वो नॉर्मल बीपी रहता है बच्चा का 60/40 mm ऑफ एच जी। और नॉर्मल एडल्ट में हम लोग नॉर्मल एडल्ट में क्या होता है 120 नॉर्मल एडल्ट में होता है 120/80 mm ऑफ एच जी, ठीक, याद रखना। और SpO2 या सेचुरेशन लेवल हम लोग कब नॉर्मल मानेंगे, जब SpO2 लेवल 90% से एबव रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका मेन चीज़ जो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट देखते हैं बच्चा का। बच्चा का जो नॉर्मल वेट है वो रहता है 2.5 टू 3.9 kg के बीच में। बहुत कहीं कहीं पे तुमको मिलेगा, मतलब अलग अलग बुक का अलग अलग प्रेफरेशन है, कहीं पे मिलेगा 2.5 टू 3 kg, कहीं पे मिलेगा 2.5 टू 3.5, कहीं पे मिलेगा 2.5 टू 3.9। तो हम 2.5 टू 3.9 kg पकड़ के चलते हैं, ठीक है। यही नॉर्मल बच्चा का वेट रहता है, ठीक। अगर बच्चा का वेट 4 किलो से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग मैक्रोसोमिया बोलते हैं। याद रखना ये चीज़, एग्जाम में पूछता भी है, भाई में भी पूछता है मैक्रोसोमिया किसको बोलता है। अगर बच्चा का वेट 4 किलो से ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में हम लोग बच्चा को बोलते हैं मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया मेनली प्रेजेंट रहता है जो वो अगर मादर में जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेजेंट है तो उस केस में मैक्रोसोमिया बच्चा में प्रेजेंट रहता है, या फिर बच्चा जो होता है वो मैक्रोसोमिया, या फिर बच्चा का वेट 4 किलो से ज़्यादा हो सकता है।
अब देखेंगे लेंथ, बच्चा का लेंथ कितना होता है। लेंथ होता है 40, नॉर्मल लेंथ होता है 45 टू 55 सेंटीमीटर, जो कि मेजरमेंट किया जाता है हेड से हील तक। ये देख सकते हैं, ये है बच्चा का लेंथ या लेंथ मापने वाला मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर की मदद से बच्चा का लेंथ मापा जाता है, और भी टेप की मदद से भी मापा जा सकता है। ठीक है, इसमें बच्चा को इसके ऊपर लेटाया जाता है और उसके बाद बच्चा का लेंथ मापा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे बच्चा का हेड सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस बच्चा का नॉर्मल कितना रहता है, 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है बच्चा का नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस। अगर बच्चा का हेड सरकमफ्रेंस 33 से कम है तो उसको हम लोग माइक्रोसेफाली बोलते हैं। अगर बच्चा का हेड सरकमफ्रेंस 35 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग मैक्रोसेफाली बोलते हैं। ठीक, एक मैक्रोसेफाली का एग्जांपल है, मतलब मैक्रोसेफाली कब प्रेजेंट रहता है बच्चा में, जैसे कि बच्चा का हाइड्रोसेफलस है बच्चा में, तो उस केस में मैक्रोसेफाली प्रेजेंट रहता है। हेड सरकमफ्रेंस कैसे मापते हैं, अब देखो, ये इंच टेप है, इंच टेप की मदद से हम लोग हेड सरकमफ्रेंस मापते हैं। कहाँ प्लेस करना है, जो आईब्रो है, आईब्रो के ऊपर से लेके यहाँ पे ईयर के ऊपर से लेके पीछे तक राउंड करके हेड सरकमफ्रेंस मापा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है चेस्ट सरकमफ्रेंस। चेस्ट सरकमफ्रेंस बच्चा का नॉर्मल जो है 31 टू 33 सेंटीमीटर रहता है, जो कि रहता है लेस देन 2 टू 3 सेंटीमीटर ऑफ हेड सरकमफ्रेंस। कितना रहता है, लेस देन 2 टू 3 सेंटीमीटर ऑफ हेड सरकमफ्रेंस। ठीक है, अगर चेस्ट सरकमफ्रेंस इंक्रीज कब रहता है, चेस्ट सरकमफ्रेंस नॉर्मल से इंक्रीज कब रहता है, जब विटामिन डी का डेफिशिएंसी रहता है बच्चा में, उस केस में चेस्ट सरकमफ्रेंस इंक्रीज रहता है। जैसे कि रिकेट अगर प्रेजेंट है बच्चा में तो उस केस में उसका चेस्ट सरकमफ्रेंस इंक्रीज रहेगा। अब देखते हैं मिड आर्म सरकमफ्रेंस के बारे में। मिड आर्म सरकमफ्रेंस जो है ना, ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें मिड आर्म सरकमफ्रेंस में हम लोग चेक करते हैं बच्चा का न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब बच्चा जो है वो माल नरिश्ड है, या फिर बच्चा में प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, या फिर बच्चे में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रेजेंट है कि नहीं। उसको इनिशियली चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिड आर्म सरकमफ्रेंस चेक करते हैं। मिड आर्म सरकमफ्रेंस किसकी मदद से चेक किया जाता है, एक टेप की मदद से चेक किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका नाम है साकी टेप। ठीक है, मिड आर्म सरकमफ्रेंस किसके द्वारा चेक किया जाता है, साकी टेप के द्वारा चेक किया जाता है। अब मिड आर्म सरकमफ्रेंस चेक करने का जो प्रोसीजर है वो देखेंगे। देखो, ये थोड़ा बड़ा बच्चा है, ठीक, समझाने के लिए आसानी होगा इसीलिए बड़ा बच्चा को मैं लिया, एक फ़ोटो लिया हूँ। देखो, ये जो है शोल्डर जॉइंट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, और जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओलिक्रेनोन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एल्बो जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, और एल्बो जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिक्रेनोन प्रोसेस। ठीक, एक्रोमियन प्रोसेस और ओलिक्रेनोन प्रोसेस के बीच में, मतलब ये एक्रोमियन और ओलिक्रेनोन प्रोसेस के बीच में हम लोग साकी टेप को क्या करेंगे, राउंड करके लगाएंगे हैंड में। ठीक, उसके बाद जो इसमें नंबरिंग आएगा उस हिसाब से उसको हम लोग मार्किंग करते हैं। ठीक, अगर बच्चा का जो मार्किंग है वो साकी टेप में मार्किंग अगर 12 से नीचे आ रहा है तो बच्चा माल नरिश्ड या फिर बच्चा में माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। ठीक, अगर जो मार्क आ रहा है वो 12.5 टू 13 के बीच में है तो वो बॉर्डर लाइन है, मतलब बच्चा में माल न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट नहीं है और बच्चा नॉर्मल भी नहीं है, मतलब वो एकदम बॉर्डर लाइन पे है। तो 12.5 टू 13.5 के बीच में अगर आ रहा है पैरामीटर, जो रिजल्ट है साकी टेप से, वो रिजल्ट अगर 12.5 टू 13.5 के बीच में आ रहा है तो उसको हम लोग बॉर्डर लाइन बोलेंगे। और अगर 13.5 से ज़्यादा है, जो मेजरमेंट आएगा, मीटर सरकमफ्रेंस आएगा 13.5 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, मतलब बच्चा में कोई माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं है, बच्चा नॉर्मल है। अब देखते हैं एक और चीज़ हम लोग एडिशनली देख लेंगे, जो है लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथ अगर 45 टू 50 सेंटीमीटर है तो हम लोग बोलेंगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड नॉर्मल है, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथ जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, थैंक यू, जुड़े रहिएगा हम लोग के चैनल के साथ, और न्यू वीडियो लाएंगे।
लाते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रीतम बेबी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहता है या फिर प्रीतम बेबी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहता है। थैंक यू।